हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्शन मशीन। जो इंडक्शन मशीन होती है वो क्या होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो आज हम पूरा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो जो इंडक्शन मशीन है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक आता है इंडक्शन मोटर, ठीक है, और दूसरा आता है इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, इंडक्शन जनरेटर। मोटर क्या काम करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, जो इनपुट होगा, इनपुट साइड में हम क्या देंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और जो आउटपुट में हमको कन्वर्ट करके देगी, जो आउटपुट देगा, आउटपुट ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और जो जनरेटर होगा उसको हम देते हैं इनपुट साइड में मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी वो भी किसी प्राइम मूवर के सहायता से, जैसे डीजल इंजन हो गया, या फिर टरबाइन होगी, स्टीम टरबाइन होगी, या हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, वहां पे इसका यूज करते हैं, ये जनरेटर। ठीक है, जनरेटर हमको क्या देता है आउटपुट पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। ठीक है, जो तुम्हारे सिलेबस में अगर कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है और कुछ भी पूछा जाता है, वो हमेशा इंडक्शन मोटर से पूछा जाता है, ना कि इंडक्शन जनरेटर से। ये भी सिलेबस में है, ये सबसे लास्ट में कराया जाता है इंडक्शन जनरेटर। जो भी सिलेबस कराया जाता है वो इंडक्शन मोटर। ठीक है, यही इसी को हम इसका करेक्टरिस्टिक, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, इसके जो ऑपरेशन मोड होते हैं, कितने ऑपरेशन मोड होते हैं, कैसे ये ऑपरेट करता है, वो आज देखेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब इसे देखेंगे तो इसका ऑपरेशन आ जाएगा। तो इंडक्शन इंडक्शन मशीन हैज टू मोड ऑफ ऑपरेशन। इसके कितने ऑपरेशन होते हैं? दो मोड होते हैं ऑपरेशन के। ठीक है, दो मोड पे ये ऑपरेशन करती है। तो सबसे एक आता सबसे पहले मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड, उसमें क्या है कि रोटर स्पीड इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। जो इसका रोटर होता है उसे एन आर से डिनोट करते हैं, और जो उसकी रोटर सिंक्रोनस स्पीड होती है, वो जो स्टेटर फील्ड होता है उसे सिंक्रोनस एन एस कहते हैं। ठीक है, और सेकंड होता है जनरेटिंग मोड। जनरेटिंग मोड, ठीक है, जनरेटिंग मोड में क्या है कि जो एन आर इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, जो जनरेट जब भी जनरेशन, जब भी कोई मशीन जनरेटर मोड में चल रही होगी तो उसकी जो रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होती है, और मोटरिंग मोड में सिंक्रोनस स्पीड से रोटर स्पीड कम होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखते हैं, इफ एन एस इज इक्वल टू एन आर, तो व्हेन इंडक्शन मोटर, आई एम का मीनिंग होता है इंडक्शन मोटर डज नॉट स्टार्ट और वर्क। अगर रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड दोनों आपस में इक्वल होगी, बराबर हो गई, तो उस कंडीशन में सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं होगी, डज नॉट वर्क। ठीक है, इट मीन्स होता है कि इंडक्शन मोटर कैन नॉट ऑपरेट एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ये हो गया। और तो इसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस मशीन। ठीक है, जो इंडक्शन मोटर या इंडक्शन जनरेटर होता है उसे असिंक्रोनस मशीन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब जो आएगा नेक्स्ट टॉपिक, वो देखते हैं कि इसका जो बाइंडिंग होते हैं वो कितने टाइप की बाइंडिंग हम यूज करते हैं। जो इंडक्शन मोटर है इस पर हम बाइंडिंग कितने टाइप की यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देते हैं बाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें जो बाइंडिंग होती है, टाइप्स ऑफ बाइंडिंग इन इंडक्शन मशीन। ठीक है, जो बाइंडिंग हम यूज करते हैं, एक आती है स्टेटर
वाइंडिंग और सेकंड आती है रोटर वाइंडिंग। ठीक है, रोटर वाइंडिंग। ठीक है, तो जो हम इंडक्शन मशीन है उसको सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है या डबली एक्साइटेड मशीन होती है? जो भी इंडक्शन मशीन होती है वो हमेशा सिंगली एक्साइटेड मशीन की कैटेगरी में काउंट की जाती है, और जो डीसी मशीन होती है वो डुअल एक्साइटेड मशीन की कैटेगरी में काउंट की जाती है। तो ये निकल के आता है कि इंडक्शन मशीन इज a singly excited machine like a ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये सिंगली एक्साइटेड मशीन है ट्रांसफॉर्मर की तरह। ट्रांसफॉर्मर गलत हो गया, सॉरी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मर में दो पार्ट होते हैं, दोनों स्टैटिक होते हैं, यानी कि एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों स्टैटिक होते हैं। जो उसमें जो पावर ट्रांसफर होती है वो म्यूचुअली कपल्ड के द्वारा होती है, मैग्नेटिक कपल्ड रहती है वो दोनों वाइंडिंग। तो उसमें जो पावर ट्रांसफर होगी मैग्नेटिकली रूप से ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो देखते हैं, इंडक्शन मशीन ऑपरेट सेम प्रिंसिपल एज अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इंडक्शन मशीन ऑपरेट ऑफ द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के दैट्स इज फैराडेज लॉ। जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस पे काम करता है? फैराडे के लॉज पे काम करता है। फैराडे का लॉ क्या होता है? फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो फैराडे के म्यूचुअल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ऐसे ही इंडक्शन मशीन फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि, तो वी कैन से दैट इंडक्शन मशीन इज अ ट्रांसफॉर्मर with rotating secondary वाइंडिंग। क्योंकि जो इंडक्शन मशीन में होता है, जो उसका रोटर होता है वो घूमता है, उसमें गति करता है। जो स्टेट ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग होता है सेकेंडरी वो स्टैटिक रहती है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल एकदम सेम रहता है एज अ ट्रांसफॉर्मर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर है उसके रोटेटिंग सेकेंडरी होती है, उसमें रोटेटिंग वाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो जो नेक्स्ट आता है निकल के, तो हैंस, इसलिए क्या कहेंगे, हैंस इंडक्शन मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जनरलाइज ट्रांसफॉर्मर या केवल ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मोटर एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो जो इसका फेजर और इक्विवेलेंट सर्किट अप्रोक्सीमेट दोनों का सिमिलर होता है। तो ये पॉइंट निकल के आता है, द फेजर डायग्राम एंड इक्विवेलेंट circuit of induction machine is
अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स या अप्रोक्सीमेट, सिमिलर, सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट और सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाते हैं, दोनों का अप्रोक्सीमेट सिमिलर होता है। ठीक है, तो अब इसका जो, अब देखो, जो उसमें जो ट्रांसफॉर्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो होता है 3 से 4%। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट फॉर ट्रांसफॉर्मर कितना होता है? 3% टू 4%, यानी 3% टू 4% ऑफ फुल लोड। फुल लोड का 3 से 4% उसका मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। अब इंडक्शन मोटर में कितना होता है मैग्नेटाइजिंग करंट फॉर इंडक्शन मशीन? जो इंडक्शन मशीन में हम पहुंच जाते हैं वो होता है 30 से 40% ऑफ फुल लोड। ठीक है, 30 से 40% कैसे हो रहा है ये? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, जो उसकी जो बाइंडिंग होती है एकदम उसके पास रखी जाती है। ये बाइंडिंग होगी प्राइमरी बाइंडिंग, और ये मैग्नेटिकली कपल्ड ये बाइंडिंग। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि जो वो इंडक्शन मशीन होते हैं उसमें होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर, तो इसके बीच में थोड़ा सा हमको गैप, एयर गैप रखा जाता है। ठीक है, इनके बीच में सपोज ये स्टेटर है, सॉरी ये इसको स्टेटर कहेंगे, स्टेटर, और दूसरा वाला रोटर होगा। अगर इसके अंदर हमको रोटर घुमाना है तो इसके बीच में थोड़ा सा हमको एयर गैप रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एयर गैप के कारण जो मैग्नेटाइजिंग करंट है आई म्यू इक्वल टू 30 से 40% के रेशियो में हो जाती है। लेकिन इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसकी मैग्नेटाइजिंग करंट कम होती है। ठीक है, और दूसरा दूसरा क्या आता है निकल के, जो ट्रांसफार्मर में होता है प्राइमरी और सेकेंडरी पाथ, एक ये पाथ के थ्रू फ्लक्स मूव करता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो हम 3 फेज सप्लाई है इसको स्टेटर से कनेक्ट करेंगे मोटर में। स्टेटर में जो इंडक्शन मशीन होगी उसके स्टेटर में 3 फेज बैलेंस सप्लाई, हम AC बैलेंस सप्लाई कनेक्ट करेंगे, जो कि तीनों का फेज एंगल होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री का फेज एंगल होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे तो जो होता है इन द ट्रांसफॉर्मर path for flux between the primary winding and secondary winding is magnetic मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो उसका पाथ किसके थ्रू, मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू पाथ कंप्लीट हो रहा है। तो जो हम पाथ, जो मटेरियल हम यूज करते हैं इसको पाथ को प्रोवाइड करवाने के लिए, उसका यूज करते हैं CRGO, CRGO। तो रिलेक्टेंस ऑफ CRGO इज लेस। तो जो इसमें रिलेक्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। जो रिलेक्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? अगर फ्लक्स ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रिलेक्टेंस कम होगा, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, रिलेक्टेंस इंक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। यानी कि जो हमारा करंट होता है, करंट का अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। तो इसमें जो मैग्नेटिक सर्किट में जो रिलेक्टेंस होता है वो फ्लक्स का अपोज करता है, फ्लक्स फ्लो होने का अपोज करता है। ठीक है, तो अब आते हैं नया, तो देखते हैं इंडक्शन मशीन, हैज एयर गैप। ठीक है, एयर गैप। अब जो हमारे सिंक्रोन जो मशीन होते हैं, इंडक्शन मशीन होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और एक रोटर। तो हमको रोटर को घुमाने के लिए स्टेटर और रोटर के मध्य कुछ एयर गैप रखा जाता है, तो उसके बीच में एयर गैप होता है। ठीक है, इंडक्शन मशीन में एयर गैप बिटवीन स्टेटर
एंड रोटर। ठीक है, स्टेटर और रोटर के मध्य एयर गैप रखा जाता है। तो एयर गैप, ये एयर गैप में क्या होता है, रिलेक्टेंस। ठीक है, रिलेक्टेंस, अगर रिलेक्टेंस इंक्रीज रहेगा ड्यू टू विच मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज, मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर रिलेक्टेंस इंक्रीज करेंगे तो वहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण फ्लक्स जो बन रहा होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कितनी होती है मैग्नेटाइजिंग करंट, 30 से 40% ऑफ फुल लोड। ठीक है, ऑफ फुल लोड। आगे समझ में, एयर गैप रिलेक्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो वहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर क्या रखती है, तो अगर हम जो इसका सिंक्रोनस स्पीड होती है एन एस इक्वल टू 120 F/P। ठीक है, अगर हम इसमें फ्रिक्वेंसी वेरी कर देंगे तो उसका सिंक्रोनस स्पीड पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जो इंडक्शन मशीन होती है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी मशीन होती है। तो इसे देखते हैं हम, तो नया पॉइंट निकल के आता है। तो इंडक्शन मशीन इज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी मशीन। ठीक है, तो इसका फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमारा स्टेटर होगा और रोटर होगा, तो उसमें जो रिलेशन आएगा एफ आर इज इक्वल टू एस एफ, ये होता है रिलेशन। तो एफ आर क्या है यहाँ पे, एफ आर होता है रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर की फ्रीक्वेंसी, और एस होती है यहाँ पर स्लिप। स्लिप क्या होती है ये भी अभी आगे बताएंगे, स्लिप। ठीक है, और एफ होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो हमारा स्टेटर होता है इंडक्शन मोटर का, वहाँ पे ये तुम्हारा रोटर हो गया और ये हो गया स्टेटर। यहाँ पे 3 फेज की सप्लाई देंगे तो जो एफ होगा, एफ कितना इंडिया में फ्रिक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये, और जो रोटर की एफ आर फ्रिक्वेंसी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये, तो एफ सप्लाई, और तो अब क्या कहते हैं, अब जो नया नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मर में कोई भी एयर गैप नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मशीन में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए एक पॉइंट और देखते हैं, तो ये आता है निकल के, इन ट्रांसफॉर्मर द पाथ बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज मेड ऑफ continuous but induction machine is not continuous। ठीक है, continuous between due to stator एंड रोटर। देखो, इसमें सीधा वही कह रहा, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें कोर होती है। ठीक है, ये कोर आ गई इसमें, और जो इसमें कोर आ गई, तो ये क्या है कि यहाँ पे बाइंडिंग हम कर देते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग और यहाँ पे बाइंडिंग। जो इसमें फ्लक्स पाथ है जो कंप्लीट हो रहा है वो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है यहाँ से फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी, इधर सेकेंडरी बाइंडिंग E2 और इधर E1। ठीक है, तो ये, तो और इसमें क्या है कि जैसे हम 3 फेज सप्लाई देंगे इंडक्शन स्टेटर में, इंडक्शन मोटर के स्टेटर में, तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि रोटर को मूव कराएगा। तो इसमें कंटिन्यूअस पाथ नहीं बनना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोनों में, ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर।
ये भी कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि इंडक्शन मशीन और ट्रांसफॉर्मर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट लिखेंगे। तो इसमें क्या है कि ये कोई एनर्जी कंजर्व, ये किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करती, लेकिन जो इंडक्शन मशीन है वो एक एनर्जी को दूसरे रूप में कन्वर्ट करती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। ये ट्रांसफॉर्मर का काम होता है एक लेवल को दूसरे लेवल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज नॉट एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस। ठीक है, कंजर्वेशन डिवाइस। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं इट इज कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर ऑलवेज स्टेशनरी, यानी कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ऑलवेज स्टेशनरी। ठीक है, और जो इसमें आ जाएगा निकल के, स्टेटर इज स्टेशनरी। ठीक है, और रोटर इज रोटेटिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें जो स्टेटर होता है वो स्थिर रहता है, और जो रोटर होता है वो गति करता है, यानी कि घूमता है। ठीक है, और जो इसमें जो क्या क्या कांस्टेंट रहता है और क्या क्या वेरिएबल रहता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर में एक तो फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी एंड पावर हमेशा कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। ठीक है, जो इसमें ये क्या है, इसमें क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डिवाइस है, तो लिखेंगे इसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ठीक है, ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। और इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक सर्किट होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट, क्योंकि इसमें पाथ होता है, तो इसमें आएगा कंटिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, कंटिन्यूअस, और इसमें कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो इसमें लिख देंगे मैग्नेटिक सर्किट डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता, ड्यू टू एयर गैप। ठीक है, ड्यू टू एयर गैप, क्यों, स्टेटर और रोटर के मध्य कुछ गैप रखा जाता है जिसको आसानी से रोटर घूम जाए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट कितना होता है, 3 से 4%। ठीक है, और इसमें जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो 30 से 40% के मध्य होता है ऑफ फुल लोड। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, तो अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ इंडक्शन मशीन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ इंडक्शन मशीन, यानी कि इंडक्शन मशीन की संरचना। ठीक है, इंडक्शन मशीन की संरचना। जो इंडक्शन मशीन में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। ठीक है, तो स्टेटर कौन सा पार्ट होता है, जो स्टेशनरी रहता है, और जो रोटर होता है वो घूमता है, गति करता है। तो स्टेटर के अंदर क्या क्या आता है, कितने पार्ट आते हैं, स्टेटर में हम क्या क्या रखते हैं। तो एक तो इसमें कौन कौन से पार्ट काउंट किए जाते हैं, एक तो होता है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में रखते हैं। और दूसरा, उसके ऊपर जो इस मोटर को उठाने के लिए ऊपर एक हुक सा बना होता है, जिससे लिफ्टिंग हुक कहते हैं, कोई ये बॉडी होती है उसकी।
ठीक है। तो इसके ऊपर एक हुक सा बना होता है, देखा होगा तो एक हुक सा बना होता है यहाँ पे, इसको उठाने के लिए। तो इसे लिफ्टिंग हुक कहते हैं, लिफ्टिंग हुक्स। ठीक है। और थर्ड आ जाता है बेस। बेस बेस क्या होता है कि यहाँ पे नट बोल्ट की सहायता से जिस पे इसको टाइट किया जाता है, कसा जाता है, उसे ये इतने एरिया को बेस कहते हैं। ठीक है। और अगला चलते हैं, जो स्टेटर, जो रोटर में आता है, तो रोटर के अंदर क्या क्या आता है? ठीक है, रोटर के अंदर आता है और इसके अंदर आता है, इसको जो स्टेटर में, स्टेटर को और क्या कहते हैं? स्टेटर को कहते हैं, फ्रेम भी कह देते हैं, और योक भी कह देते हैं, और बॉडी भी कह देते हैं। इस नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कि स्टेटर को स्टेशनरी। ठीक है। और अब इसके अंदर आएगा, एक आता है रोटर। ठीक है, जो गति करता है, और रोटर वाइंडिंग। ठीक है। और सेकंड आएगा, रोटर वाइंडिंग हो गया, और बेयरिंग। बेयरिंग का हम इसमें क्यों यूज करते हैं? बेयरिंग को, जो शाफ्ट होती है जिस पर रोटर लगा होता है, शाफ्ट के दोनों एंड पर बेयरिंग लगाते हैं, जिसपे स्मूथली घूम जाए और कोई भी फ्रिक्शन ना हो। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेयरिंग का यूज करते हैं। अब बेयरिंग किस टाइप की इसमें बेयरिंग यूज करते हैं? इसमें करते हैं बॉल टाइप की बेयरिंग का यूज, बॉल टाइप बेयरिंग। ठीक है। बेयरिंग कितने टाइप की होती है? एक तो बॉल टाइप, और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल टाइप। तो इसमें बेल टाइप, बॉल टाइप बेयरिंग का हम यूज करते हैं, जो कि कंचे जैसी होते हैं, गोल गोल इस तरीके से गोल गोल होती हैं, हल्की हल्की गोलियां सी। ठीक है। तो इस टाइप की हम बेयरिंग यूज करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं जो स्टेटर, स्टेटर क्या होता है, तो स्टेटर के देखते हैं हम, स्टेटर के बारे में। ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं स्टेटर। ठीक है। स्टेटर किस मेटेरियल का बना होता है, कैसा होता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले निकल के आता है, तो स्टेटर ऑफ इंडक्शन मशीन इज ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है। ये हॉलो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, यानी कि एकदम गोल टाइप का होता है, इस टाइप का। ठीक है। और दूसरा पॉइंट निकल के आएगा, इसमें थ्योरी लंबी लंबी लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो भी आपको लिखना है हर चीज को पॉइंट वाइज लिखो, जो कि आराम से याद करने में आसानी रहती है। ठीक है। योक इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है। जो योक, जो इसका जो बाहर का एरिया होता है, बाहर का, वो योक या फ्रेम या बॉडी होती है। ठीक है। ये किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। इसका काम होता है कि कोई भी मैकेनिकल, अगर इस पे कोई मैकेनिकल इंजरीज है, उसको प्रोटेक्शन देता है, यानी मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए हम कोर का यूज करते हैं। कोर यानी कि कास्ट आयरन की, ये इसका योक यूज करते हैं। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, स्टेटर कोर। स्टेटर कोर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। ठीक है। जो इसकी स्टेटर कोर, यानी कि अब अंदर की साइड से, बाहर की साइड से किसकी बना दी थी ये? कास्ट आयरन की। अब इसके अंदर से हमको बनानी पड़ेगी, अंदर की साइड से, तो वो सिलिकॉन स्टील की हम यूज करते हैं। किसकी करेंगे? सिलिकॉन स्टील की। ठीक है। अंदर की साइड से, जो अंदर की साइड से जो हम बाइंडिंग इसमें फिक्स करने वाले हैं, जो बाइंडिंग लगाने वाले हैं, वो हम सिलिकॉन स्टील की यूज करते हैं। तो सिलिकॉन और स्टील दोनों अलग अलग मटेरियल है। तो जो उसमें सिलिकॉन जो मिलाते हैं, वो 3%, 3 से 4% की सिलिकॉन ऐड करते हैं। ठीक है। सिलिकॉन ऐड, सिलिकॉन। ठीक है। 3 से 4% की। तो सिलिकॉन ये क्या, इसका काम क्या होता है? जो हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं, उसको करते हैं रिड्यूस। ठीक है। हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील का। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये, ठीक है। तो अब नया नया पॉइंट लिख देंगे, टू रिड्यूस द
रेसिस लॉस, ठीक है। तो किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस, ठीक है। जो स्टेटर की कोर है उसको हम लेमिनेशन का यूज करते हैं उसकी एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। तो स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड लैमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। अब देखो जो भी मशीन होते हैं उसमें दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक आयरन लॉस, एक कॉपर लॉस, ठीक है। यानी कि लॉसेस इसका एक पार्ट अलग टॉपिक है पूरा, तो अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। एक होता है कॉपर लॉस और एक होता है आयरन लॉस, ठीक है। आयरन जो कांस्टेंट, इसको आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं, कांस्टेंट लॉस और कोर लॉस, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये होता है बाइंडिंग में आई स्क्वायर आर। और ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है एडी करंट और एक होता है हिस्टेरेसिस लॉसेस, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अब अब पोल किस टाइप के यूज करते हैं, एक जो पोल होते हैं वो एक तो है एक हेट्रोपोलर और एक होमोपोलर। हेट्रोपोलर और होमोपोलर में क्या डिफरेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। और जो हम स्लॉट इसमें कर रहे हैं वो कितने टाइप के स्लॉट हम यूज करते हैं, स्लॉट्स इसमें जो स्लॉट कट करेंगे वो कितने टाइप के और कैसे स्लॉट हम यूज करते हैं। स्लॉट होते हैं थ्री टाइप के, एक होता है ओपन स्लॉट और सेकंड होता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन, ठीक है। और थर्ड होता है क्लोज्ड या टोटली क्लोज्ड स्लॉट्स। इन स्लॉट्स का क्या बेनिफिट है तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।